टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप लोग का देखिए, अब लगातार वीडियो अपलोड होगी डेली। आई थिंक संडे तक आपकी परमानेंट रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं। तो आज चूंकि मैं चाहता था कि लास्ट वाली वीडियो में मैं आपका पूरा जो यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो कंबाइन करा दूं, तो इसलिए मैंने एक दिन और ले लिया, ताकि मैं जो लास्ट का आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसको भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो आज आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी टॉपिक ओवर हो जाएगा। अब एक टॉपिक जब बचेगा आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम लोग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा दोनों चीज़ कवर होता जाए। तो आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म क्या किया है कि आपके लिए कुछ फुल फॉर्म मैंने ऐड कर दिया, कि एग्जाम में कभी कभार ये होता है कि किसी किसी के फुल फॉर्म पूछ लेता है आपके यही सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। तो कुछ फुल फॉर्म है, जैसे मैंने कहा 3R। 3R का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। 3R का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आफ्टर दैट एबीडी। एबीडी का फुल फॉर्म होता है, आप सब लोग जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सीएनएन, हमने काफी बार क्वेश्चनों में सीएनएन का यूज किया है। सीएनएन का मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है आपका। सीएनटी, सीएनटी का मतलब कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सीडीपी, सीडीपी का सिटी डेवलपमेंट प्लान होता है। सीडीएम का मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उसके बाद सीपीसीबी होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड सीपीपी कम्युनिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग टॉपिक। और हमारा जो आज का टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है आज ना, हमारे पास समझने वाला टॉपिक है कि क्या क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हमें बस उन पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए बहुत सारा मटेरियल था, कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली में क्या क्या ऐड किया जाए, तो मोस्टली मैंने ऐड कर दिया, उसमें भी हमें की पॉइंट आपको कंटिन्यू कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं करंट इशू ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या कह रहा है, देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, हिंदी इंग्लिश बहुत है, आप लोग परेशान ना होइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट रिजल्ट इन द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उससे क्या क्या फॉर्म हो सकता है हमारा। सॉलिड वेस्ट से हमारा एयर पोल्यूशन होता है, सीवरेज वाटर पोल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ सॉइल पोल्यूशन भी होता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो सॉलिड वेस्ट आल्सो, देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है करंट इशू अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस समय जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या इशू हो सकते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड किया। अगर मैं आपको एक रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने बहुत सारी चीजें आपके इंक्लूड कर दी हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ आपके पीपीटी फॉर्म में भी कलेक्ट किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको आज ही कंप्लीट करना है। वीडियो हो सकता है 1 आवर तक की हो जाए, मगर आपको कंप्लीट करना है, आज का आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गंवाना है। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट रिजल्ट इन द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो एयर सॉलिड वेस्ट से आपका क्या क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, पानी का प्रदूषण हो सकता है, द्रव प्रदूषण, या आपका मिट्टी प्रदूषण या सॉइल प्रदूषण हो सकता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट आल्सो causes many diseases of these waste in breeding places of many vectors, ठीक है। सॉरी वेक्टर्स नहीं है यहाँ पे, सेक्टर्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में क्या हो सकते हैं आपके डिजीज फॉर्म हो सकती है, जो किसके कारण हो सकती है। जैसे आप सॉलिड वेस्ट का जो आपका लीचेट वाला वाटर होता है, अगर उसके फैलने से आपके वाटर बॉर्न डिजीज भी हो सकती है, एयर बॉर्न डिजीज भी हो सकते हैं, और मैनी डिजीजेज इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहा है सब्सटेंस लाइक द पॉलीथीन बैग्स, फ्लैग चेन, पाइप्स एंड देयर बाय द पैरालाइज द होल ड्रेनेज सिस्टम। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास पॉलीथीन बैग है, आपने या ब्लैक चैन सॉरी ब्लैक ब्लॉक ड्रेन पाइप्स हो गए, तो वहां पे क्या होता है, पॉलीथीन ब्लॉक ड्रेन पाइप्स में क्या हो जाता है, जाके फंस जाता है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। या यहाँ पे एक वर्ड का यूज कर लेते हैं, कुछ लोग वर्ड का यूज कर लेते हैं, जैसे एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो यूज कर लेते हैं वर्ड का, आपने कभी सुना होगा क्लॉग्ड, क्लॉग्ड कर देना। तो यहाँ पे क्लॉग्ड हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है। उसका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रे the animal inject the some harmful substance along with the food of the waste, which may result in many diseases. Ultimately death of these animal the further increases the solid waste। तो इसका सीधे सीधे से मतलब ये है कि जब आपके पास कोई
वेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि खाने को पॉलीथीन में पैक करके उसे क्या करते थे, वेस्ट के फॉर्म में आपको गार्बेज वगैरह में डाल देते हैं, या साइड ऑफ द रोड हम लोग पिक डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे एनिमल होते हैं फिर उसको आते हैं और वो सोचते हैं कि इसके अंदर फूड है तो क्यों ना इसको पूरा खा लिए, तो पूरा उसको खा लेते हैं। कभी कभी देखा होगा कि डॉग वगैरह इन सब चीज़ों को खा लेते हैं, जब पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं तो उनको क्या होता है, उनके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह काफ़ी एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, यही चीज हिंदी से है कि ठोस अपशिष्ट को वायु प्रदूषण में जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठोस कचरा भी कई बीमारियों का कारण बनता है क्योंकि ये अपशिष्ट कई सेक्टरों में वेक्टरों में प्रजनन स्थल और पॉलीथीन बैग जैसे पदार्थ नाली के पाइप के अवरुद्ध कर देता है, जिससे पूरी जल निकासी व्यवस्था भी ठप हो जाती है। आवारा जानवर कचरा के भोजन के साथ कुछ हानिकारक पदार्थों को निगल लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां हो सकती हैं। अंततः इन जानवरों की मृत्यु हो सकती है और ठोस अपशिष्ट में और भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि देखो अगर जानवर मरते जाएंगे तो जो आपका सॉलिड वेस्ट थोड़ा बहुत जो डिकम्पोज हो सकता है, जो व्यक्ति खा के, जो आपके एनिमल्स वगैरह खा के उसे डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द parliamentary the standing committee of the urban development submitted the report of solid waste management including the hazardous waste, okay, medical waste and e-waste in 2019, listing down a slew recommendation to improve the SWM municipal solid waste management in India. An action taken, the report and the same was tabled in important parliament in March 2021। तो इससे रिलेटेड जो आपका जो पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सबमिट की गई, एक्शन लिया गया, वो कब लिया गया, मार्च 21 में। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टोटल नंबर ऑफ 37, तो कितनी बातें रखी गई, 37, टोटल नंबर ऑफ 37 रिकमेंडेशन वर मेड बाय द कमिटी आउट ऑफ 14 एक्शन बाय द गवर्नमेंट। उनमें से कितना गवर्नमेंट ने एक्शन किया कि भाई जो मेन जिन्होंने ये रखा एक प्रकार से कि सर 37 रिकमेंडेशन दिए, जिसमें से गवर्नमेंट ने कितने को इन्वॉल्व किया, 41 को एक्शन लिया, और 21 जो रिमेनिंग थे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कमिटी, उसको कमिटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया गया। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स द टू आज अवेटेड द कमिटी, और दो को क्या कर दिया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, in this story we look those recommendations which have not been properly addressed by the government। तो देखिए जो प्रॉब्लम हुई जब एक कमेटी बनी जो इन्वायरमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपके हैजार्डस, मेडिकल और ई वेस्ट इंक्लूडेड थे। 2019 में एक लिस्ट डाउन की गई जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए या एक्शन प्लान दिए गए, जिसमें जो टोटल एक्शन प्लान थे जो पार्लियामेंट में रखे गए मार्च 2021 में, उसमें से टोटल 37 थे, जिसमें से रिकमेंडेशन हुए मान ली 14, और दो को वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए और 21 को नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में डाल दिए गए। ओके, तो इनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशन थे, तो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनको ले लिया है। यही चीज बेटा हिंदी से है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, काफी बच्चे कहते हैं बेटा कि हिंदी में सर अनुवाद सही नहीं है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेटा कभी कभार ये होता है कि जब टाइपिंग मिस्टेक या हिंदी ट्रांसलेट में थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से कॉमा की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हिंदी में कॉमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो जिससे सेंटेंस की लय चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको ना चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप जितना चीज़ें समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश में तो हिंदी आपको बताता ही हूँ, तो हिंदी में उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर ऐड कर देता हूँ कि एटलीस्ट मैं कहता हूँ 100% तो नहीं सही, 70% तो हिंदी आपको कवर हो ही जाएगी। ठीक है, हिंदी आ रही है या नहीं आ रही है वो मैटर नहीं करता, बट आप उसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए उनमें से कुछ इशूज हैं जो मैंने रिकमेंडेशन ले लिए हैं। मैंने आपको बताया कि इशू ऑन द SWM इंडिया नीड्स टू रिवाइव्ड इन होलिस्टिक मैनर। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या लिया गया है कि रिकमेंडेशन में क्या है, लुकिंग एट द पुअर फिगर विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कमजोर एरिया है जहाँ पे हम वेस्ट या बहुत कमजोर फिगर देखा गया है, जो सॉलिड वेस्ट जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एंड द कमिटी आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिव्यू द इशू ऑफ द SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द कंट्री इन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इन्वॉल्व कर रहा है चीजों को, किसमें इन्वॉल्व कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ऑल स्टॉक होल्डर। It also spoke about the laying the roadmaps and the arrangement of the funds and the manpower without delay, considering the hazard to human health and the environment।
मतलब जब हमें कोई चीज़ ये मिलती है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होता है या अप्रूव हो जाता है, और जब गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है और कोई भी पास करती है बिल वगैरह रिलेटेड टू दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमें उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जो स्टॉक होल्डर है उन्हें बताना चाहिए अबाउट द लाइंग अबाउट द रोड मैप्स एंड द एग्रीमेंट ऑफ द फंड का एग्रीमेंट और मैन पावर विदाउट डिले द कंसिडरिंग हैजार्ड, क्योंकि बिना डिले किए हुए इन सब चीज़ों में आपको जल्दी से जल्दी वर्क करना चाहिए। ये स्टार्टिंग हो, ये एक मुद्दा रखा। अगर ये मुद्दा रखा तो फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू एड्रेस, हिंदी वाले बेटा हिंदी से जरूर पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा टाइम रुकिए, मैं पॉज यहाँ पे करना है, आपको हिंदी में भी पढ़ लेना है अगर आप देख पा रहे हैं। आज शायद दो दो दिन के अंदर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप परेशान नहीं हो। देखिए पीडीएफ में चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, ठीक है, इसलिए वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद पीडीएफ से आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिए। टू एड्रेस द डिस्पोजल ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सॉलिड वेस्ट, एड्रेस का से वो कह रहा है कि जो डिस्पोजल होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, द कमिटी कॉल ऑन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व होती हैं, सेंट्रल भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। बेटा इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे चल के ULBS मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आगे यूज करेंगे। टू कम टुगेदर एंड कम अप विद द कंसल्टेड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये जो आपकी लोकल बॉडीज होती हैं, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये आपस में मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जो कि किस पे वर्क करता है, आपका सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर देखिए क्या क्या एक्शन प्लान उन्होंने लिए मेनली, द एक्शन प्लान बाय द गवर्नमेंट, इन द एक्शन प्लान टेकिंग द गवर्नमेंट स्टार्टेड दैट SWM rules 2016 have laid down the roadmap of the scientific management of the solid waste, okay. Through the Swachh Bharat mission, the urban and the central assistance is provided to states, and there had been significant improvement in the processing of the MSWs, municipal solid waste and door-to-door collection। तो क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार जो अर्बन एरिया है, जो ग्रामीण है, शहरी एरिया है, उन सभी एरियो में हमने ये इम्प्रूवमेंट किया कि जो कचरा वाला सिस्टम है या सॉलिड वेस्ट का, हम घर घर जाके उसको क्या करें, कलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिव एडेड दैट देयर आर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज, जिसे मिनिस्ट्रीज एंड इट्स द वेरियस लेवल, एज sanitation is the state subject and states and the ULBs जो local urban local bodies are carrying out their statutory responsibility in scientific the SMW through their the own situation staff through self-help groups and NGOs and integration। तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था हमारा स्वच्छ भारत मिशन का, देखो ये बहुत ही लैंग्वेज अटपटी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इसका कहने का मतलब ये था कि जो 2016 में जो आपका रूल बना, जिसके कारण जिसपे आपका एक अभियान भी आया स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके कारण जो आपके शहरी ग्रामीण इलाके थे वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन करना था। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स था कि वो एक प्रकार की मिनिस्ट्री डेवलप करे, वेरियस लेवल में कई विभागों में आपके डेवलप करे, जिसमें क्या हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट सैनिटरी से रिलेटेड और सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अर्बन लोकल बॉडी को कैरी करें, और साथ ही साथ कई सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। और एक स्टाफ डेवलप किया जिसमें आपका सेल्फ ग्रुप होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला स्टाफ हो, NGO हो, इंटीग्रेटेड टाइप के भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसने इन्वॉल्व की मंत्रालय के द्वारा। देखिए रिकमेंडेशन में दूसरा क्या आ गया, रिकमेंडेशन, द कमिटी रिकमेंडेड कमिंग अप द फेज वाइज टाइम टेबल, एक टाइम टेबल दैट वुड हेल्प द अचीविंग द साइंटिफिक SMW मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एट सोर्स बाय 2019 इन अक्टूबर। तो उन्होंने क्या किया कि रिकमेंडेड किया कि एक कमेटी रिकमेंडेड की जिसमें आपका फेज वाइज टाइम टेबल डेवलप किया गया, और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, हेल्प किया गया अचीविंग द साइंटिफिक SMW मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से क्या किया गया, सेग्रीगेट ऑफ वेस्ट को अलग करना या स्प्रेड करना, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग अलग करते हैं। तो ये सब आपका किसके द्वारा रिकमेंडेड हुआ, 1929 में। इससे क्या हुआ, द थ्रू द गवर्नमेंट हैड लिस्टेड अवेयरनेस ड्राइव्स एंड द सिटीज द रेटिंग द क्लीनिनेस। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि चलो जो जितना ज़्यादा क्लीन करेगा सिटी, उसको क्लीनिनेस में रैंक दी जाएगी। जैसे इस समय अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो सबसे क्लीन सिटी में कौन सा आपका आ जाता है, सबसे क्लीन सिटी में आपका आ जाता है इंदौर। इंदौर
20 या 21 के सबसे क्लीन सिटी में है, और मुझे लगता है लास्ट 3 ईयर से ये अपने पहले पायदान में है। ठीक है, तो उन्होंने क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि क्या हुआ, हर ईयर एवरी ईयर उन्होंने एक रैंक जारी करने वाला सिस्टम बनाया कि हर साल हम लोग सब स्टेट या सब आपके जो सिटी वगैरह हैं वहाँ पे देखेंगे, सर्वे करेंगे और देखेंगे कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है। तो इससे फॉर्म में क्या होगा, सभी अपनी सिटी को क्लीन करने के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, बट कहाँ तक था यहाँ पे, द पॉइंटेड आउट द टाइम टेबल एज सजेस्टेड बाय इट वाज एब्सेंट, मीन्स कहने का मतलब कि जो टाइम टेबल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कि शेड्यूल किया जाए, तो वो टाइम टेबल क्या हो गया, उसके द्वारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, अनुपस्थित हो गया, मतलब एक प्रकार से सही तरीके से वर्क नहीं हो पाया इस टाइम टेबल के अनुसार। तो फिर जो नए रिकमेंडेशन आया उसमें क्या कहा उन्होंने कि रिकमेंडेशन रजिस्ट्रेशन बाय द रैग पैकर्स पिकर्स as agreed by the Ministry of Housing and Urban Affairs to help reducing the waste handling cost and diverting large, क्या कह रहा है यहाँ पे समझते जाएगा, diverting large quantities of the waste away from the landfill through the subsidized door to door waste collection okay is recommended। मैंने पीछे रिकमेंडेशन में भी बताया आपको। द कमिटी स्टार्टेड, कमिटी ने स्टार्ट किया एज पर द रूल के अकॉर्डिंग द वेस्ट जनरेटर शुड पे फॉर द कलेक्शन। तो जो वेस्ट जनरेटर्स हैं वो क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। हाउ वेयर इन स्लम एरिया, जो स्लम एरिया हैं आपके, जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं, मे बी कंसिडर प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, तो उसमें क्या प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें सब्सिडीज दी जाएगी। इसके बारे में आपका मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने बात की। तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं पहले कि आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा सहमति के अनुसार कचरा बीनने वाले का पंजीकरण अपशिष्ट प्रबंधन लागत को कम करने और बड़ी मात्रा में कचरे को लैंडफिल से दूर करने में मदद करता है। हालांकि सब्सिडी वाले डोर टू डोर कचरा संग्रह की सिफारिश की गई। समिति ने कहा कि ये नियमों के अनुसार कचरा पैदा करने वालों को संग्रह के लिए भुगतान करना चाहिए, तथापि स्लम क्षेत्रों में आपका जो यूएलबी सब्सिडी प्रदान करने के लिए विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने बताई हिंदी में। इससे एक्शन क्या हुआ, जो एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट रिस्पॉन्डेड किया दैट द एडवाइजरी हैव बीन इशूड इंटीग्रेटिंग rag pickers into the waste management and fee for door-to-door collection should be collected and responsible for the value, and thus the committee asked the government to relook at the recommendation। It means इसके कहने का क्या मतलब था, हिंदी में देख लेते हैं कि सर इसके द्वारा क्या हुआ कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने जवाब दिया कि कचरा प्रबंधन, कचरा बीनने वालों को एकीकृत करने की सलाह दी जा रही गई। घर घर में संग्रह के लिए निःशुल्क लिया जाना चाहिए। प्रतिक्रिया स्पष्ट थी, इस प्रकार समिति ने सरकार की सिफारिशों में फिर से विचार करने को कहा। ठीक है, तो पहले कहा कि पैसा लेंगे तभी साफ करेंगे, फिर गवर्नमेंट ने मतलब एक्शन लिया कि भाई पैसा नहीं ले सकते, निःशुल्क होगा, ये म्यूनसिपल पार्टी के वर्क के अंतर्गत आएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए ये सब आपके पॉइंट है जो इस समय करंट इशू जो डेवलप हुए हैं। यूज बाय द प्लास्टिक एंड रोड, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या किया है कि कमेटी ने ऑब्जर्व किया द कंटिन्यूड लैंड फिल वुड मीन द लैंड रिक्वायर्ड टू ईच ईयर वुड बी एडिशनली 1240 हेक्टेयर फर्दर टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम गेटिंग डंप्ड द कमिटी हैज कॉल्ड द एक्सट्रीमली यूजिंग द प्लास्टिक एंड रोड कंस्ट्रक्शन। तो देखो इसका पूरा मतलब ये है कि जो हर साल हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, लैंड फिल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक समय के बाद हमारी लैंड क्या हो जाती है, पूरी की पूरी फिल्ड हो जाती है, हमें दूसरी लैंड की नीड हो जाती है। तब दूसरी लैंड की नीड होगी, धीरे धीरे ये लैंड क्या हो जाती जाएगी, फिल्ड होती जाएगी। तो इसलिए हमने एक नया सिस्टम निकाला कि क्यों ना हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो आपका रबड़ वेस्ट है, उसको क्या करें हम लोग रोड वगैरह बनाने में उसको यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है और सस्पेंसेबल होता है, जिससे हम उसको रोड कंस्ट्रक्शन में इजीली वे में यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार के पटना एरिया में भी अब रोड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या आपको प्लास्टिक के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक के ब्लॉक्स में ही बीच बीच में हम लोग उसमें एग्रीगेट वगैरह फिल कर रहे हैं कंक्रीट के फॉर्म में, और हमारी अब रोड उस फॉर्म में डेवलप हो। साथ ही साथ नोएडा एरिया में बहुत सारी रोड है, गुजरात में तो बहुत सारी रोडें बन गई जो आपकी मोस्टली आपकी प्लास्टिक बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई उन्होंने, ये चीज़ हिंदी से भी लिखी है, जान लीजिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एजेंसी लुक लाइक दिस प्राइमरी इशू। तो कह रहा है फ्रॉम, अब देखो सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं जो चीज़ें बस मेन बता रहा हूँ उसी पे आप कंसंट्रेट हो जाएगा।
From most of the responses provided by the government, it looks like the primary issue in dealing with the issue waste management in coordination between the various agencies involved in addressing the issues. The central government is limited to making rules, the providing the certain fund, while the of implementation is with the states of the local body. इसका मतलब उन्होंने कहा कि सर विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के बीच समन्वय प्राथमिक मुद्दे की तरह दिखता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिकांश प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता है कि अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे की निपटने में प्राथमिक मुद्दा इस मुद्दे को संबोधित करने के में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय है कि केंद्र सरकार नियम बनाने और कुछ धनराशि प्रदान करने तक सीमित है, जबकि कार्यान्वयन के जिम्मेदार राज्यों और स्थायी निकायों के पास है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब उसका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है, रूल दे सकती है, मगर आपको वर्क कौन करेगा? वर्क आप करेंगे और साथ ही साथ आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो मेन रोल जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपका सही से वर्क करेगी तो आपकी हर चीज़ें सही से होंगी, वेस्ट कलेक्शन भी होगा, सेग्रीगेशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और सही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, वो जैसे कि आपके पटना रेजिडेंस में एक बात की गई है कि जैसे परिवर्तन तो बहुत आया है। पहले लोग कचरा रोड पर फेंकते थे, अब गाड़ी का इंतजार करते हैं कूड़ा फेंकने के लिए, इसलिए रोड पर कचरा थोड़ा कम हुआ है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि रोड पर कचरा गाड़ी आने के कारण अब सभी लोग अपना कचरा अपने डोर के पास रख लेते हैं और जब कचरा हुआ गाड़ी आती है तो लोग उस पर डाल देते हैं। ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश से लिखी है। अगर यहाँ पे थोड़ा मैंने चूंकि हम एग्जाम दे रहे हैं, चूंकि हम लोग बिहार पीएससी से रिलेटेड आपका एग्जाम है, तो इसलिए बिहार या पटना जो मेन एरिया है उससे रिलेटेड आपको जानकारी कुछ होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन सिटी इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन density and the urbanization. The Patna is the largest city in Bihar, which continues to be the one of the least urbanized states in the country. The Patna's growth has been largely unplanned despite a fourfold increase in the city's of population for 4,73,000 in 1971। मतलब 4,73,000 थी 1971 में, अब कितनी हो गई 1.68 मिलियन इन 2011। क्योंकि अभी नई जनगणना हो ही नहीं है कोरोना की वजह से, इसलिए हम लोगों ने जो डाटा लिया वो 2011 के लिया है। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हिंदी से बात की जाए तो बिहार राजधानी पटना की जहाँ जनसंख्या गणना, ये कुछ चीज़ें ली थी मैंने इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से थोड़ा चीज़ें आपको जाननी है पटना के बारे में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि द डेली वेस्ट जनरेशन इन द सिटी ऑफ द पटना इंक्लूडिंग द बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट इज अराउंड 1200 टन। मतलब पर डे क्या हो रहा है आपका, पर डेली आपका 1200 टन आपका हो रहा है, इशू हो रहा है। एक्सपेक्टेड डबल एंड 2026 में ये 40% क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 40% ऑफ द टोटल वेस्ट जनरेटेड बाय द सिटी। तो अपने सिटी का जो जितना भी वेस्ट जनरेटेड हो रहा है उसका कितना हो जाएगा, एटलीस्ट डबल ही हो जाना है 2036 तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल में कौन कौन से अभियान चालू करे हैं, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्वच्छ अनुदान हो गया, उसके बाद यूजर फी ऑफ 30 रुपये पर हाउस होल्ड पर मंथ वेस्ट कलेक्शन सर्विस। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी है। जो कचरा गाड़ी वाला आता है आपका, वो आपको हर मंथली आपको एक रिसिप्ट देता होगा जिसमें 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिसिप्ट होती है, जैसे मतलब 1 डे का 1 रुपीज़ होता है। ठीक है, वो आपसे लेता है। ठीक है, उसमें पर्ची काटता है जो आपका आई थिंक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के म्यूनसिपल नाम से आपकी पर्ची होती है। तो ये भी एक अभियान है। तो यहाँ पे देखिए डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन ऑकर इन द एवरी डे फ्रॉम 6 AM to 2 PM। तो किसके किसके बीच आएगा, वो 6 AM to 2 PM के बीच आते हैं। द वेस्ट कलेक्शन व्हीकल अराउंड द नेबर्स द लोकेलिटी विद द कैची सॉन्ग। कैसा गाना गाते हैं, गाड़ी वाला आया जरा घर का कचरा निकाल, ऐसा कुछ सॉन्ग करते हैं ताकि जो घर पे रहने वाले जो पीपुल्स हैं वो इन्हें सुन के बाहर आएँ, अपना कचरा वगैरह डाल सकें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग। तो देखो बेटा ये क्या रोल होता है वेस्ट में इंजीनियरिंग का। तो अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म द वैरायटी ऑफ द इंजीनियरिंग ड्यूटी द कंसर्निंग द सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग लैंडफिल में आपके इंजीनियर की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग करने में, डिजाइन करने में, वेस्ट रिडक्शन में, रिसाइकलिंग करने में भी, सोशल वेस्ट
सॉरी स्पेशल वेस्ट एंड द लैंडफिल टूर्स एंड द पब्लिक एजुकेशन में रिसोर्स रिकवरी करने, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या होता है, एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है कि बिना इंजीनियर के आप इस चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर। ठीक है, तो इसे अंतर्गत जो वेस्ट इंजीनियरिंग होती है वो इसके अंतर्गत ही आता है, जिसके कारण जिसमें आपकी ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, work with the solid waste manager and the director of public work of county-wide waste disposal and recycling the facilities, assist in surveying, क्या करता है जो इंजीनियर सर्वेइंग करता है, द गैस मॉनिटरिंग करता है, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग करेगा, एब्सटोस डिस्पोजल करेगा, एब्सटोस डिस्पोजल को मेंटेन करेगा, कंटामिनेटेड जो आपकी सॉइल डिस्पोजल है उसको मेंटेन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, हवा को मॉनिटरिंग करेगा, एयर परमिट कंप्लियंस को भी देखना है, ग्रांट एप्लीकेशंस को भी देना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपडेट्स, पब्लिक मीटिंग्स देखना है, ये भी इंजीनियर के अंतर्गत, कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन करना होता है, वर्क एंड कम्युनिटी बिजनेस के पार्ट भी आपके इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज हो गया, civic organization and the individual to promote the cycling and the other methods of वेस्ट डिस्पोजल। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, ये जितनी भी चीज़ें ये सब एक आपके वेस्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें ये सब आपके वेस्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, हिंदी में भी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये देखिए ये का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो देखिए इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन से कुछ पॉइंट है, जैसे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद दूसरे नंबर पहले नंबर क्या आया आपका, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये पूछ सकता है आपसे। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या आया, 1986 में आया। उसके हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आया आपका, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हुए 1989 में आया आपका। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट आपका कब आया रूल्स, 1998 में आया। उसका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कब आया आपका, 2000 में आया। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यही चीज़ें आपकी हिंदी में है बेटा, आप लोग हिंदी में आराम से पढ़ लीजिएगा, ये पूरे नियम है अधिनियम है जो आए हैं आपका। ठीक है, चलिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटी क्या होता है, एवरी म्यूनसिपल अथॉरिटी सेल विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनसिपैलिटी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर कलेक्शन स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ट्रांसपोर्टेशन। देखो पूरा रूल क्या होता है, कलेक्शन करेगा, स्टोरेज करवाना, सेग्रीगेट करना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ मैन पावर ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये सब किसके अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, म्यूनसिपल अथॉरिटी के अंतर्गत। उसके म्यूनसिपल अथॉरिटी एंड द ऑपरेटर द फैसिलिटी शैल बी मेक द एप्लीकेशन फॉर्म आई और एल, दो फॉर्म होते हैं, फॉर ग्रांट दैट authorization for the setting of waste processing and disposal facilities including the landfills from the state boards of the committee and other order of the company। यहाँ से ये पॉइंट हटा दीजिएगा, यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा लाइन गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ तक बस याद रखिएगा कि देखिए इसमें बस आपको याद रखना है कि म्यूनसिपल की जो मेन है इससे अथॉरिटी, इससे कुछ मतलब नहीं, इसे हटा दीजिएगा, पहला पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बस। ठीक है, ये पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है, इसे बस आप कैरी करिए, इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा। देखिए उसके बाद कुछ पीपीटी टाइप ऐड किया है कि ग्रोथ ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपका इंडिया में 2012 में आपका क्या था, 62 मिलियन था, 2050 तक उसे 436 मिलियन प्रिडिक्शन किया गया इन 2050 में। ठीक है, क्योंकि 5% एनुअल ग्रोथ हो ही रही है। अगर पर कैपिटा का मीन पर व्यक्ति, जनरेशन इन इंडिया बात की जाए तो पर डे 0.42 kg पर डे एक व्यक्ति का एक वेस्ट आता है। ठीक है, और इन रिलेटिवली लोअर देन द लेवल ऑफ द 2 kg पर डे यूएस से तो काफ़ी कम है, क्योंकि यूएस में 2 kg पर डे आ रहा है। ठीक है, इंकेजिंग द अर्बनाइजेशन एंड इनकम लेवल वुड रिजल्ट इंक्रीज पर कैपिटा जनरेशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है और इनकम का जो लेवल बढ़ रहा है, इसके कारण हमारा कैपिटा जनरेशन भी बढ़ता है। 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बाय 2030 बढ़ सकता है एंड द रेजिड्यू इन अर्बन एरियाज कंपेयर्ड बाय 31 इन 2011, जो कि 31% था इन 2011 में। देखिए मीट्रिक टन में दिखा रहा है
12 में 62 था, 2001 में 101 मीट्रिक टन पर ईयर हो गया, 2031 में 164 हो जाएगा और 2050 में 436 मिलियन मीट्रिक टन हो जाता है। तो ये प्रिडिक्शन है, कंफर्म नहीं है। ड्राइविंग फैक्टर फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड पार्टिसिपेशन, तो देखो ये ट्रिपल पी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर पीपी, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट फंड होता है, डिमांड एंड आउटपुट्स होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसिंग होता है, इंक्रीजिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्वांटिटीज होता है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, तो ये भी इंक्लूड, तो ये कुछ पार्ट होते हैं आपके ट्रिपल पी के। अगला बात की जाए ट्रिपल पी पार्टनर प्रोग्राम, तो क्या होता है, प्राइवेट पार्टनर ब्रिंग द इन्वेस्ट कैपिटल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, एक्सपर्टाइज, द स्किल्ड मैन पावर। प्राइवेट पार्टनरशिप मैनेजेस द प्रोजेक्ट 5 to 30 years, ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विस लेवल एंड मोस्टली लिंक्ड विद द पेमेंट, ठीक है, ओके, और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल प्लानिंग एंड एजुकेशन एंड ऑपरेशन में वर्क करता है, ट्रांसपेरेंसी इन पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, स्टॉक होल्डर कैन आल्सो भी मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड, ओके, ये पॉइंट हो गए, यहाँ पे कुछ पॉइंट को ऐड करना है। की फैक्टर ऑफ द सक्सेस ऑफ द ट्रिपल पी इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो क्या कह रहा है, कौन कौन से की सक्सेस पॉइंट हो सकते हैं हमारे इसमें, तो पहला पॉलिटिकल विल टेक एंड सपोर्ट द प्रोजेक्ट, clarity to purpose and objective the privatization, transparency in selection the private operators and through the professionals, public acceptance and the better services, okay, उसके बाद treat the private operator as the partnership and the respect the concession and agreement, level of the project, time payment, ये सब चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट था, देखिए ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पॉइंट था और आई होप ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूरा ये पूरा आ जाना है, तो इससे आपको कुछ एक्ट याद रखना जो अधिनियम बताए थे, कब कितना था, अब कितने तक कब बढ़ सकता है, कितना मीट्रिक टन हो सकता है, ये चीज़ें आप लर्न करिएगा, याद रखिएगा। और कल से हम लोग यूनिट सॉरी मतलब सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा मोस्टली ज़्यादातर डिजाइन से रिलेटेड है, उसमें हम लोग डिजाइन भी करेंगे, कैसे क्या चीज़ें फॉर्म हो रही है, सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हम कैसे सेग्रीगेशन करते हैं, कैसे हम लोग इंटेक्स टैंक यूज करेंगे, कैसे हम स्क्रीनिंग करेंगे, सबकी डिजाइन है, बाकायदा फॉर्मूले भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसको ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि ये पार्ट पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि थियोरेटिकल है, तो वो पार्ट पूरा का पूरा थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है और डिजाइनिंग बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक का था आज का आपका पूरा का पूरा टॉपिक और ये एटलीस्ट ख़त्म हो गया है। मैं जानता हूँ कि ये लास्ट के टॉपिक के जो पॉइंट है बहुत ही अटपटे पॉइंट है, आपको एक बार लीड लगा के बस सुन लेना है और बस चीज़ों को थोड़ा याद कर लेना है, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में इन्वॉल्व कर दूंगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल से हम लोग यूनिट पार्ट सेकंड मतलब यूनिट फर्स्ट से यार स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा आपका किससे रिलेटेड होगा, आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, किससे रिलेटेड होगा आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा आपका यूनिट फर्स्ट होगा आपका। यूनिट फर्स्ट में आपका थोड़ा रिव्यू देना चाहूँगा, तो कुछ नहीं है बेटा, यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, पहली बात तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा कि आपका लिक्विड वेस्ट क्या होता है ये पढ़ लेना है, लिक्विड वेस्ट के बाद इसमें आ जाता है ईवीएस इंजीनियरिंग, मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसके अंतर्गत आती है। उसके बाद इसमें एक और मेन पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है मास बैलेंस मेथड, मास बैलेंस मेथड। तो इन सब पॉइंट्स को हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ आपकी कल यूनिट फर्स्ट भी ओवर हो जाए, क्योंकि देखिए उसमें आपका लिक्विड सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग सीधे उसके यूनिट 2 में आ जाएंगे और यूनिट 2 से फिर आपका स्टार्ट होता है, यूनिट 2 से उसमें स्टार्ट होगा सॉल मतलब वेस्ट वाटर, क्या होगा, वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा, तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।